तो इस खंड में हम इतिहास विषय से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। अब आपको इसमें से बताना है। विकल्प है आपके सामने, ए काव्यालंकार, बी नाट्यशास्त्र, सी मध्यम व्यायोग या डी महाभाष्य। तो अगर हम बात करें भास से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो भास की जहां तक बात है, ये तो पहले ज्ञात संस्कृत नाटककार थे और अब तक उनके कई महत्वपूर्ण नाटकों की खोज भी की जा चुकी है। उन्होंने महाभारत के प्रसंगों पर आधारित 5 नाटक लिखे। जो ये पांचों के पांचों जो नाटक थे किस पर आधारित थे, तो महाभारत के प्रसंग पर आधारित थे, जिसमें एक नाटक मध्यम व्यायोग भी है। इसके अलावा जो नाटक हैं वो पंचरात्र हैं, दूत वाक्यम है, दूत घटोत्कचम है, कर्णाभरम है और उरुम भंगम है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जैसा कि विकल्प में दिया गया है, सी मध्यम व्यायोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। भामह की जहां तक बात है, जो काव्यालंकार की रचना की अगर हम बात करें तो भामह इसकी रचना की है और संभवतः 7वीं शताब्दी के ये विद्वान थे, जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र पर इन्होंने काम किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संस्कृत ग्रंथ काव्यालंकार की रचना की थी और वह दंडिन के समकालीन थे। इसके अलावा अगर आप नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन, अभिनय, भाव भंगिमाएं, मंच निर्देशन और अभिनय से संबंधित नियमों का काफी विशद मात्रा में इसका वर्णन किया गया है। उसी तरह से अगर महाभाष्य की बात करें तो महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी और यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिका से संस्कृत व्याकरण के चुनिंदा नियमों पर एक प्रकार की टिप्पणी है। तो आपका सही विकल्प जो है इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। आपके सामने ऑप्शन है, ए है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, बी है विशुद्धिमग्गो, सी है सर्वास्तिवाद विनय या डी है ललित विस्तर। तो इसका सही विकल्प है सी सर्वास्तिवाद विनय। अब देखिए, संपूर्ण सर्वास्तिवाद विनय चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथ में विद्यमान है। अपने प्रारंभिक इतिहास में सर्वास्तिवाद विनय चीन में सर्वमान्य विनय परंपरा थी। संघभूति सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक थे, इस लिहाज से आपका जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही होता है। जहां तक प्रज्ञा पारमिता सूत्र की बात है तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी हैं। ये दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथों के साथ साथ चीनी एवं तिब्बती धर्म ग्रंथों दोनों में पाए जाते हैं। विशुद्धिमग्गो की अगर बात करें तो विशुद्धिमग्गो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश होने के साथ ही उत्कृष्ट सारांश एवं व्याख्या है और इसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा था। ललित विस्तार की जहां तक बात है तो ललित विस्तार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है और यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। यह ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। तो आपका यहां पर विकल्प सी सर्वास्तिवाद विनय बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। पहला है नायपुत्र, दूसरा है शाक्य मुनि, तीसरा है तथागत। अब दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इसमें से केवल एक है, 2 और 3 है, 1, 2, 3 है। उपयुक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के उपनाम नहीं है। तो देखिए, इसमें जो विकल्प है वो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, अर्थात इसमें हम देखें तो दूसरा शाक्य मुनि और तथागत, ये दोनों नाम तो गौतम बुद्ध के प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें नायपुत्र दिखाई नहीं देता है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में महावीर को नायपुत्र कहा जाता था, गौतम बुद्ध को नहीं कहा जाता था, इसलिए नयस का पुत्र महावीर को इसी लिहाज से नायपुत्र कहा गया है। यह उनके मूल वंश को संदर्भित करता है जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञात्र के रूप में किया जाता है, इसलिए विकल्प 1 आपका सही नहीं होगा। ये महावीर स्वामी के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए, बुद्ध की जहां तक बात है तो जन्म लगभग 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था
लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु के पास। शाक्य गणराज्य कोसल साम्राज्य जो अब नेपाल में है। मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। मल्ल गणराज्य मगध साम्राज्य जो अब कसिया कहलाता है का क्षेत्र है। बौद्ध धर्म के ये संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध की बात हो रही है जो दक्षिण पूर्वी एशिया और विश्व के प्रमुख धर्मों और दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। ये आप सभी इस बात को जानते हैं। बुद्ध जिनके जीवन के बारे में अधिकतर हमें किंवदंतियों के माध्यम से ही जानकारी मिलती है, तो ऐसे संदर्भित एक ऐतिहासिक व्यक्ति का जो कुल नाम है गौतम, संस्कृत में गौतम मिलता है या गौतम पाली भाषा में कहते हैं, और साथ ही उनका नाम सिद्धार्थ जो कि संस्कृत शब्द है। और सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, या सिद्धार्थ भी लिखा जाता है जो कि पाली में कहा जाता है। अब उनको प्रायः शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि कब कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाक्य वंश का ऋषि, इसका अर्थ होता है शाक्य वंश का ऋषि। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें सबसे अधिक भागवत, प्रायः भगवान के रूप में अनुवादित एवं तथागत के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ या तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है अथवा ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार चला गया है हो सकता है। इसलिए आपका विकल्प बी सही है। शाक्य मुनि और तथागत प्रयुक्त होता था, न्यायपुत्र जो है वो महावीर स्वामी के लिए प्रयुक्त होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका विवरण दिया गया है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा व्यापार बंदरगाह शहर, इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल, मगडू केरल महापाषाण स्थल, सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर। अब आपको बताना है कि इन चारों में से इसमें से कौन सी पंक्तियां दी गई सूचना सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, या ऑप्शन सी 3 और 4, या ऑप्शन डी 1 और 4। तो देखिए इसका जो विकल्प बी है अर्थात दूसरा और तीसरा ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। पहले और चौथे जो विकल्प हैं वो सही सुमेलित नहीं है। कैसे हैं? तो देखिए कथन 1 की जहां तक बात है तो चंद्रकेतुगढ़ भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ का नदी मार्ग के निकट स्थित होना यह दर्शाता है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो इस क्षेत्र को भारत के अन्य भागों और संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता था। इसलिए आपका युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। दूसरे की जहां तक बात है तो इनाम गांव पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल भी है। इनाम गांव दक्कन के पठार के सबसे गहन और बड़े पैमाने पर उत्खनन एवं अच्छी तरह से पुनर्निर्मित ताम्रपाषाण स्थलों में से एक है। इसलिए आपका जो युग्म बी दूसरा है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। जहां तक तीसरे की बात है तो देखिए केरल में मंगडू एक नया खोजा गया प्रागैतिहासिक स्थल है जहां बड़ी संख्या में महापाषाण पाए जाते हैं। मंगडू महापाषाण का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से और 100 ईसा पूर्व तक यह इसका समय जाता है। अतः आपका जो विकल्प युग्म 3 है वो भी आपका सही सुमेलित है। अब देखिए मंगडू की जहां तक बात है तो महापाषाण स्मारकों में 5 समुच्चय भूमि के क्षेत्र में 28 कठोर संकुल और अपरिष्कृत लेटराइट खंड शामिल थे यहां पर, और शैल खंड मोटे तौर पर 3.5 मीटर, 4.15 मीटर और 5 मीटर व्यास के 3 वृत्त का निर्माण करते हैं। वहीं अगर चौथे विकल्प की बात करें, जो चौथा आपका युग्म है उसकी बात करें, सालिहुंडम की बात करें तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के गारा मंडल में एक गांव और पंचायत है। यह स्थल अब एएसआई द्वारा संरक्षित है। इसमें कई संकल्पित स्तूप, एक महास्तूप, चैत्य और विहार हैं। अतः आपका युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है। इस लिहाज से आपका बी विकल्प ही सही होगा। दूसरे और तीसरे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी नरसिम्हा सालू, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह तृतीय, या ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह। तो देखिए इसका सही विकल्प जो है वो आपका सही विकल्प होगा उत्तर ए कृष्णदेव राय। भटकल बेसिकली कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। और यह किस नदी के तट पर है? तो यह नदी शरावती नदी, याद रखिएगा, शरावती नदी के किनारे यह स्थित है। उसी के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि भटकल नाम जैन संत भट्ट
अकालंका के नाम पर पड़ा है, जो 9वीं शताब्दी में यहां पर निवास करते थे। भारत में पुर्तगाली जब आए, पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही भटकल चर्चा में आया। वास्को डी गामा के समय से ही भटकल के सरदार पुर्तगाली शासकों को टैक्स देते थे, कर देते थे। सम्राट कृष्णदेवराय जो कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों को यहां पर उनके द्वारा एक किला बनाने की अनुमति दी गई थी, इसलिए आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, कृष्णदेवराय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा कथन है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। विकल्प केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या न तो एक न ही दो। तो दरअसल इसकी अगर व्याख्या पक्ष को देखें तो इसमें विकल्प बी आपका सही होगा, अर्थात केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन सही नहीं है। देखिए, राजस्व संग्रह के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, अर्थात जब आपकी फसल खराब हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में किसानों को राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। इसमें ऐसा लिखा गया है कि छूट दी जाती थी, इस लिहाज से आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। वर्ष 1790 में जमींदारों के साथ कर चुकाने का एक 10 वर्षीय समझौता किया गया और 1793 में इसी समझौते को स्थायी कर दिया गया, जिसको परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के नाम से हम जानते हैं। भूमि के स्वामी के रूप में जमींदार उसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था या हस्तांतरित कर सकता था। उसके उत्तराधिकारी अधिकारों और दायित्वों के साथ भूमि को विरासत में प्राप्त कर सकते थे। इस लिहाज से यहां पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला सही नहीं है। इसी के अगले व्याख्या पक्ष के अंतर्गत आप देखिए, वर्ष 1794 में शुरू किए गए सूर्यास्त विधि के तहत यदि किसी निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक देय कर का भुगतान नहीं किया जाता था, मान लीजिए किसी भूमि पर यह निर्धारित कर दिया गया कि इस निश्चित तिथि तक आपको इतना टैक्स अदा करना है, और अगर आपने उस निश्चित तिथि तक भुगतान नहीं किया तो क्या होता था, तो जमींदारी को सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा और नीलाम कर दिया जाएगा, ऐसा प्रोविजन था, और अधिकार नए मालिक को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस लिहाज से आपका दूसरा कथन यहां पर बिल्कुल सही होता है, इसकी व्याख्या को ध्यान रखेंगे, इसलिए विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैराबल नहीं है। दूसरा कथन है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या न तो एक न ही दो। तो दरअसल इसमें आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है, केवल दूसरा कथन यहां पर सही है। देखिए, दो पक्षियों के नीति कथा, जिसको पैराबल कहते हैं, का उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है, अतः कथन एक सही नहीं है। यहां कहा गया कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दो पक्षियों की नीति कथा की अगर बात करेंगे तो उपनिषदों में ही इसका उल्लेख है। दूसरा, आप देखें कि भारतीय धार्मिक इतिहास में दर्शन एवं रहस्यवाद की शुरुआत उपनिषदों के संकलन के काल में हुई, जो लगभग 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। याद रखिएगा, 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बीच में की गई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखें कि पुराणों के प्रथम संस्करण की रचना संभवतः 3री से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की गई थी, अतः कथन दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, इसलिए केवल बी विकल्प आपका सही होगा। तो दोस्तों, आज के खंड में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के पेपर एनालिसिस खंड में आपके साथ। धन्यवाद।